नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ इस वक्त के समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोम में भव्य स्वागत। पीएम मोदी आज इटली के शीर्ष नेतृत्व के साथ करेंगे अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श। पीएम मोदी ने इटली की पीएम मेलोनी के साथ दोनों देशों के संबंधों पर लिखा संयुक्त आलेख। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विदेश यात्रा के दूसरे चरण में पहुंचे दक्षिण कोरिया। अपने दक्षिण कोरियाई समकक्ष के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। एक देश एक चुनाव से होगी 7 लाख करोड़ रुपए की बचत। इस मुद्दे पर गठित संसदीय समिति ने दी जानकारी। बचाई गई राशि का हो सकेगा विकास कार्यों में इस्तेमाल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर दी चेतावनी। कहा, वार्ता सफल नहीं हुई तो फिर से कर सकते हैं हमला। वहीं अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट में खुलासा, ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका के अब तक 42 फाइटर जेट और ड्रोन नष्ट। और उत्तर और मध्य भारत में भीषण गर्मी का दौर जारी। दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश में तेज धूप और लू की आशंका। मौसम विभाग ने दी लोगों को सावधानी बरतने की सलाह। और अब सभी खबरों को विस्तार के साथ जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इटली यात्रा का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी आज इटली के शीर्ष नेतृत्व के साथ अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री आज इटली की अपनी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी और राष्ट्रपति सर्जियो मटरेला से मुलाकात करेंगे। इस दौरान भारत इटली सहयोग को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा होगी। बैठक में आर्थिक सहयोग, स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा विनिर्माण, मोबिलिटी, इनोवेशन और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके अलावा दोनों नेता इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी चर्चा करेंगे। आज रोम में भारत इटली के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी होगी और दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी होंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली पहुंचने पर रोम में भारतीय समुदाय ने पीएम का अभिनंदन बेहद ही गर्मजोशी से किया। उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में भारतवंशी जमा हुए। पीएम के अभिनंदन में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इटली यात्रा के पहले दिन इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। दोनों ही प्रधानमंत्रियों ने कई अहम विषयों पर अपने विचार भी साझा किए। मुलाकात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर जानकारी साझा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि रोम पहुंचने पर उन्हें प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ डिनर करने और ऐतिहासिक कोलोसियम का दौरा करने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। उन्होंने कहा कि आज होने वाली औपचारिक वार्ता में भारत इटली मित्रता को और मजबूत करने के रास्तों पर चर्चा आगे बढ़ाई जाएगी। पीएम मोदी ने इस मुलाकात को भारत और इटली के रिश्तों को नई मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी समकक्ष इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ मशहूर कोलोसियम का भी दौरा किया। इस दौरान मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी भी ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत इटली संबंधों पर संयुक्त रूप से लिखे अपने महत्वपूर्ण आलेख में दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य की वैश्विक व्यवस्था का अहम आधार बताया। तो भारत इटली संबंधों पर एक साझा लेख आज अखबारों में प्रकाशित है। दोनों देशों के रिश्तों में अभूतपूर्व विस्तार की बात इस लेख के माध्यम से साझा की गई है। रणनीतिक साझेदारी का अब नया दौर है, ये बात भी इस आलेख के माध्यम से प्रस्तुत की गई। रणनीतिक साझेदारी पर भी जोर दिया और रणनीतिक साझेदारी में आईमे एक बड़ी पहल के रूप में है सामने एक नए इंडो मेडिटेरेनियन क्षेत्र का उभार भी अब देखने को मिल रहा है। आईमे कॉरिडोर से नई आर्थिक धुरी बनाने की तैयारी भारत और इटली दोनों देश करते हुए नजर आ रहे हैं। व्यापार, तकनीक, ऊर्जा, डेटा और विचारों का एक बड़ा गलियारा है जिसे और भी गहरा करने का प्रयास भारत और इटली दोनों के साथ साझा रूप से किया जा रहा है। दोनों देशों की पूरक शक्तियों का बेहतर उपयोग बहुत ज़रूरी है। इस लेख के माध्यम से, इस आलेख के माध्यम से ये भी बताया गया है जहां व्यापार, रक्षा और टेक्नोलॉजी में भारत और इटली दोनों ही देश साथ साथ बढ़ रहे हैं, साथ साथ कदम बढ़ा रहे हैं। मेक इन इंडिया और इटली की मैन्युफैक्चरिंग ताकत का संगम साफ तौर पर नजर आता है और इस संगम को और भी आगे लेकर के जाना है। ग्रीन एनर्जी, एआई और डिजिटल सेक्टर में बड़ा सहयोग दोनों ही देशों के मध्य है। आज भारत और इटली के संबंधों पर एक साझा लेख प्रस्तुत किया गया है और उस लेख में हिंद प्रशांत से यूरोप तक मजबूत हो रहा है कनेक्शन किस तरह से, ये बात साझा की गई है। लोकतंत्र, नवाचार और विकास पर साझा सोच भी प्रस्तुत करते हुए इस आलेख के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी नजर आए हैं और व्यापार को अगले स्तर तक और भी आगे लेकर के जाना है। रोजगार, नवाचार और दीर्घकालिक विकास को और भी बढ़ावा देंगे, ये बात इस आलेख के माध्यम से कही गई। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में जो संबंध है वो लगातार मजबूत होते जा रहे हैं और इन संबंधों को और भी मजबूत करने का साझा प्रयास भारत और इटली दोनों देशों का है। ऊर्जा हमारी साझेदारी का एक और महत्वपूर्ण आधार है, ये बात भी इस आलेख के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। तो भारत इटली द्विपक्षीय संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। आखिर क्यों है भारत इटली संबंध बहुत ही अहम, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। बीते कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और इटली के बीच द्विपक्षीय संबंधों में नई ऊर्जा देखने को मिली है। इस दौरान दोनों सरकारों ने द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर बेहद सक्रियता दिखाई है। पीएम मोदी अपने यूरोपीय दौरे के अंतिम चरण में इतालवी प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर इटली की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा कर रहे हैं। बीते कुछ समय में दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। 2024 में भारत और इटली ने ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 की घोषणा की थी, जिसके बाद दोनों पक्ष इस एक्शन प्लान को लागू करने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। इस एक्शन प्लान में आर्थिक से लेकर रक्षा क्षेत्र और राजनीतिक संवाद से लेकर कनेक्टिविटी के मुद्दों को ध्यान में रखा गया है। इस विशेष एक्शन प्लान में भारत इटली के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने, स्वच्छ ऊर्जा, नवाचार, अंतरिक्ष, प्रवासन और गतिशीलता, पर्यटन और नागरिकों के बीच आपसी संबंधों की मजबूती तक तमाम अहम विषय शामिल हैं। 2023 में भारत इटली ने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई थी। पिछले कुछ समय में दोनों देशों के बीच विभिन्न द्विपक्षीय और वैश्विक मंचों पर शीर्ष नेताओं के बीच नियमित संवाद देखने को मिला है। इटली यूरोपीय संघ में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 2025 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 14.25 अरब यूरो तक पहुंच गया, जिसमें भारत का निर्यात करीब 8.55 अरब यूरो था और इटली से भारत का आयात 5.7 अरब यूरो दर्ज किया गया। दोनों देशों के बीच सेवाओं का व्यापार 2025 में 1.33 अरब यूरो रहा। दोनों देशों ने 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब यूरो तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इटली ने अपनी वैश्विक व्यापार रणनीति के तहत भारत को प्राथमिकता वाले देशों में से एक के रूप में मान्यता दी है। साथ ही इटली भारत के नेतृत्व वाली कई बहुपक्षीय पहलों का भी हिस्सा बन चुका है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन,
आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन CDRI और हिंद प्रशांत महासागर पहल IPOI शामिल हैं। साथ ही इटली भारत के साथ भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे का भी संस्थापक सदस्य है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की इटली की यात्रा दोनों देशों के बीच जारी सहयोग को नई गति प्रदान करेगी। पीएम मोदी का यह दौरा दोनों देशों के बहुआयामी रिश्तों को और अधिक मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और भारत से इटली को निर्यात होने वाले उत्पादों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। आपको बताते हैं कि भारत से इटली में ऐसे कौन कौन से उत्पाद हैं जो निर्यात किए जाते हैं। तो वस्त्र, सामान्य मशीनरी, बहुमूल्य धातु हैं जो कि इटली को निर्यात किए जाते हैं। गैर बहुमूल्य धातु, वस्त्र और परिधान और साथ ही साथ मछली, ये वो क्षेत्र हैं या वो वस्तुएं हैं जो भारत से इटली को निर्यात की जाती है, जिसमें फार्मास्यूटिकल क्षेत्र है, रंग और धागे भी हैं, मोटर वाहन और उसके पुर्जे भी हैं और साथ ही साथ परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद हैं, जूते, औद्योगिक मशीनरी जो कि इटली को निर्यात किया जाता है भारत से। विद्युत मशीनरी भी है, प्लास्टिक, लोहा और इस्पात है। इसके अलावा तेल और खनिज ईंधन और चमड़े के सामान हैं जो कि इटली को भारत निर्यात करता है। अब इसके साथ साथ आपको ग्राफिक के जरिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। दरअसल आपको बताते हैं कि इटली से भारत में क्या क्या वस्तुएं आयात की जाती हैं। तो उसमें है सामान्य मशीनरी, विशेष उपयोग की मशीनरी, वाहनों के पुर्जे। तो ये वो तमाम ऐसी वस्तु है जो कि इटली से आयात होती है। नल और वॉल्व हैं, कागज़ और उसका गत्ता जो होता है वो भी। इसके साथ साथ सजावटी भवन निर्माण पत्थर जो होते हैं वो भी इटली से भारत में आयात किए जाते हैं। चूना, पत्थर, जिप्सम, चौक और स्लेट, ये वो ऐसे तमाम वस्तुएं हैं, ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जो कि भारत और इटली के संबंधों को साफ तौर पर प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इटली से ये वो तमाम वस्तु है जो आयात होती है। रासायनिक उत्पाद, वाहनों के पुर्जे, चूना, पत्थर, इस्पात में ट्यूब पाइप जो होती है वो, उसके साथ साथ पंप और कंप्रेसर और रासायनिक उत्पाद। जी हाँ, इटली से आयात होने वाली तमाम वस्तुओं की भी हमने आपके साथ जानकारी साझा की और ये साफ तौर पर आयात और निर्यात दर्शाता है कि भारत और इटली के मध्य किस तरह के संबंध स्थापित हैं। और बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। वियतनाम दौरे के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने दक्षिण कोरिया के आधिकारिक दौरे पर हैं। आज रक्षा मंत्री ने कोरिया के राष्ट्रीय स्मारक में पुष्पांजलि अर्पित की और उन बहादुर सैनिकों को नमन किया जिन्होंने अपने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। अपने एक्स अकाउंट पर उन्होंने लिखा कि भारत कोरिया गणराज्य के साथ एकजुटता में खड़ा है और अपने नायकों की विरासत का सम्मान करता है। दक्षिण कोरिया की अपनी यात्रा के दौरान मंत्री राजनाथ सिंह कोरिया गणराज्य के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों मंत्री दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए नई पहलों पर विचार विमर्श करेंगे। वे साझा हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार साझा करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्विट्जरलैंड के जेनेवा में 79वें विश्व स्वास्थ्य सभा को संबोधित करते हुए भारत के सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, डिजिटल स्वास्थ्य, नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के प्रति अडिग प्रतिबद्धता को दोहराया है। मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज दृष्टिकोण के तहत भारत सभी के लिए किफायती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच तेजी से बढ़ा रहा है। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत अब तक 88 करोड़ से अधिक अद्वितीय डिजिटल स्वास्थ्य आईडी बनाई जा चुकी है। ये सहज और समेकित स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में मदद कर रही है। इसके साथ ही एआई पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भविष्य नैतिक, समावेशी और मानव केंद्रित प्रणालियों पर आधारित होना चाहिए ताकि वैश्विक स्तर पर समान और भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा दिया जा सके। Accelerating
towards universal health coverage by expanding access to quality and affordable health care. For this, we have established 185,000 health and wellness centers, namely Ayushman Arogya Mandirs. In addition, we are committed to developing a robust and resilient public health infrastructure for pandemic preparedness and emergency responses. Complementing this, the Ayushman Bharat Digital Mission is strengthening India's national digital health ecosystem by creating over 880 million unique digital health identities which facilitate longitudinal health records and seamless continuum of care. खबरों में बढ़ते हैं आगे। एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर रही संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने पर देश को 7 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकती है और बचाई गई इस राशि का इस्तेमाल विकास कार्यों के लिए किया जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि इस बचत से देश की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में 1.6% की वृद्धि होगी। समिति के अध्यक्ष के मुताबिक इस कदम से बचने वाले राजस्व का इस्तेमाल सीधे तौर पर बुनियादी ढांचे के निर्माण, शिक्षा के स्तर को सुधारने, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने और गरीबों के कल्याण से जुड़ी विकास योजनाओं में किया जा सकेगा। आपको बता दें कि यह समिति इस समय गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर है। समिति ने राज्य के मुख्य सचिव को एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश भी दिया है, जिसमें इस व्यवस्था से उद्योग, रोजगार, अर्थव्यवस्था और पर्यटन पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों का विस्तृत आकलन किया जाएगा। पीपी चौधरी ने यह भी स्पष्ट किया कि देश के 6 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने भी इस प्रस्ताव को संवैधानिक रूप से पूरी तरह से वैध माना है। समिति का मुख्य उद्देश्य सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को सुनकर एक व्यापक राष्ट्रीय सहमति बनाना है ताकि देश हित में इस बड़े सुधार को धरातल पर उतारा जा सके। ये सिर्फ एक टाइम टेबल सेट करने का है, जो कि किसी राज्य को अधिकार कम देना और ज्यादा देने की बात नहीं है। और अर्थशास्त्रियों ने यह भी कहा कि इससे जीडीपी पे 1.6% का फर्क पड़ेगा। अगर 7 चुनाव होते हैं तो 7 लाख करोड़ रुपया देश का बचता है और वो पैसा जो है देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए और अन्य कामों के लिए, आम जन के काम वो पैसा आ सकता है। यही नहीं, उन्होंने तो ये दिया कि ये तो डायरेक्ट असेसमेंट है। इनडायरेक्ट असेसमेंट जो है वो इमेंस है, जिसके हम देखते हैं कि गवर्नेंस में सबसे बड़ा नुकसान होता है। और आपको बता दें कि इटली दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को खास मेलोडी टॉफी गिफ्ट की है। जॉर्जिया मेलोनी ने इस खास गिफ्ट का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा। मेलोनी ने पोस्ट में लिखा, थैंक यू फॉर द गिफ्ट। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. तो
तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इटली में हैं और बड़ी ही सुंदर सुंदर तस्वीरें भी इटली से आ रही है। लगातार हम आपको इटली से अपडेट देते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां पर द्विपक्षीय बैठक में भी भाग लेने वाले हैं। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने एक कार्यक्रम में पीएम मोदी की तारीफ की है। शरद पवार ने कहा कि भले ही उनकी राजनीतिक सोच नरेंद्र मोदी से अलग हो, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री के रूप में वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जब भी राष्ट्रीय हित में सामूहिक रूप से काम करने का अवसर मिले, सभी को एक साझा उद्देश्य के साथ आगे आना चाहिए और देश की प्रतिष्ठा मजबूत करने में योगदान देना चाहिए। पवार ने कहा, भारत की प्रतिष्ठा को बचाने की बात आए तो राजनीतिक मतभेद आड़े नहीं आने चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों में देश के सम्मान को बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के बाहर देश की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। हमारी राजनीतिक विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन जब बात राष्ट्र के सम्मान की हो तब राजनीतिक मतभेदों को बीच में नहीं लाना चाहिए। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। आत्मनिर्भर भारत को बड़ी मजबूती देते हुए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने यूएवी से दागी जाने वाली प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम ऑपरेशनल संस्करण का सफल परीक्षण पूरा कर लिया है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में हुए परीक्षण में मिसाइल ने एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों मोड में सफल प्रदर्शन किया। यह मिसाइल टैंक, ड्रोन, हेलीकॉप्टर और दूसरे हवाई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। तो डीआरडीओ की ये ULPGM-V3 मिसाइल आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ी उड़ान है, बड़ी छलांग है। ULPGM-V3 मिसाइल 100% यानी कि 100% स्वदेशी तकनीक से निर्मित है और मिसाइल का पूरा निर्माण भारत में ही हुआ है। भारतीय कंपनियों और MSMEs की अगर हम बात करें तो MSMEs और भारतीय कंपनियों ने इसे तैयार किया है। विदेशी हथियारों पर भारत की निर्भरता इससे घटेगी और सेना को आधुनिक युद्ध की तकनीक भी प्राप्त होगी। बिना पायलट वाले प्लेटफॉर्म से सटीक हमला करने में ये पूरी तरह से सक्षम है। विदेशी हथियारों को पछाड़ रही है और सेना को इस क्षेत्र में आधुनिक युद्ध की नई ताकत मिली है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि भारत की रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ी उड़ान है। बिना पायलट वाले प्लेटफॉर्म से ये सटीक हमला करने में पूरी तरह से सक्षम है और 100% स्वदेशी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान को इससे एक बड़ी मजबूती मिलती हुई भी नजर आ रही है। अब जमीन हो या फिर आसमान, दुश्मन का खात्मा तय है। जी हां, हर तरह से तैयार है। प्रिसिजन गाइडेड सिस्टम से अचूक निशाना साधा जा सकता है और जमीन पर टैंक और बंकर तबाह करने में भी ये पूरी तरह से सक्षम है। हवा में दुश्मन के ड्रोन मार गिराएगी, दुश्मन के हेलीकॉप्टर और सैन्य ठिकाने नष्ट करने में भी यह सक्षम है और वजन में हल्की और साथ ही साथ बेहद आधुनिक मिसाइल भी है। छोटे और मध्यम ड्रोन प्लेटफॉर्म पर यह सटीक बैठती है, फिट बैठती है। तो आखिर भारतीय सेना के लिए मिसाइल सबसे बड़ा गेम चेंजर क्यों साबित हो रही है, इसे भी ग्राफिक के जरिए समझिए, क्योंकि अब हमारे जवानों को दुश्मन की गोलियों के सामने जाने की जरूरत नहीं है। बिना पायलट वाले प्लेटफॉर्म से अचूक हमला करती है। कम मिसाइलों से ज्यादा बड़ा प्रभाव इसके माध्यम से मिलता हुआ नजर आएगा। आधुनिक युद्ध में ड्रोन हमलों को भारी अहमियत रखती है और छोटे भारतीय ड्रोन प्लेटफॉर्म पर आसानी से ये फिट है। तो आधुनिक युद्ध में भी ये पूरी तरह से सक्षम है और भारत की ड्रोन युद्ध तकनीक और भी इसके माध्यम से मजबूत हुई है। सेना की विदेशी हथियारों पर निर्भरता इसके माध्यम से घटती हुई नजर आई है। तो ग्राफिक के जरिए भी हमने आपको बताया कि किस तरह से ये जो मिसाइल है ये एक गेम चेंजर के तौर पर देखी जा रही है। अब बात कर लेते हैं मौसम की, क्योंकि उत्तर और मध्य भारत में इन दिनों भीषण गर्मी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जिससे सामान्य जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और इसके साथ ही दिल्ली NCR में आने वाले दिनों में तेज धूप के साथ भीषण लू चलने की आशंका भी व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वो दोपहर के समय बेवजह घरों से बाहर ना निकलें, लगातार पानी पीते रहें और स्वास्थ्य के प्रति विशेष तौर पर सावधानी बरतें। इतना ही नहीं, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी मौसम विभाग ने गंभीर हीट वेव की चेतावनी जारी कर दी है।
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और ओडिशा जैसे राज्यों को भी अगले 2 से 3 दिनों तक लू के थपेड़ों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरी तरफ दक्षिण और तटीय भारत में मौसम का बिल्कुल अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, केरलम और लक्षद्वीप में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज तूफानी हवाएं चलने की भी आशंका जताई गई है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज भी भीषण लू चलने को लेकर चेतावनी जारी की गई है। खास तौर से आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, झांसी, हमीरपुर, महोबा, बांदा, फतेहपुर, औरैया, चित्रकूट, कौशाम्बी और प्रयागराज में लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। वहीं यूपी के इन तमाम जिलों के साथ साथ मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में भी कई हिस्सों में इस पूरे हफ्ते हीट वेव की आशंका जताई गई है। हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है और ऐसे में बार बार तरल पदार्थ का सेवन करें। सीधे धूप के संपर्क में आने से बचें। दोपहर के सबसे गर्म समय में बाहर की गतिविधियों से बचने की सलाह दी गई है। ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का जमीन पर बड़ा असर देखने को मिल रहा है और इसी कड़ी में झारखंड की राजधानी रांची के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने आज सादगी और पर्यावरण चेतना की एक अनूठी मिसाल पेश की है। रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर केंद्रीय मंत्री का भव्य और गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इसके बाद अपने लंबे चौड़े वीआईपी काफिले को छोड़कर केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ स्कूटी पर सवार होकर निकले। इस पहल के माध्यम से उन्होंने देशवासियों को वीआईपी संस्कृति से दूर रहने और ईंधन बचाने का एक बेहतर, मजबूत और सकारात्मक संदेश भी दिया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। वो इस शनिवार को भारत पहुंचेंगे और 23 से 26 मई तक देश के अलग अलग राज्यों का भी दौरा करेंगे। ये रूबियो की पहली भारत यात्रा होगी। इस दौरान क्वाड साझेदारी, ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और रक्षा सहयोग पर मुख्य रूप से चर्चा होने की उम्मीद है। जानकारी के अनुसार मार्को रूबियो भारत यात्रा के दौरान कोलकाता, आगरा, जयपुर और दिल्ली जाएंगे। रूबियो के नई दिल्ली में भारतीय नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकों के अलावा क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होने की उम्मीद की जा रही है। इस बैठक में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री शामिल होंगे। और समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।